बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन की स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा ये प्रोग्राम जो पीएसएल के सीज़न 8 के सिलसिले में हम रोज़ आपके सामने होते हैं। 13 फरवरी से आज 2 मार्च है, हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे 19 मार्च तक, जब फाइनल खेला जाएगा इस चैम्पियनशिप का, इस पीएसएल के सीज़न 8 का लाहौर में। तो हम आपके सामने होंगे और आपको ये भी पता होगा कि चैम्पियन कौन होगा। अभी क्या सूरत हाल है, कल मुकाबला हुआ, पेशावर ज़ल्मी ने मुकाबला जीता, कराची किंग्स को शिकस्त दी पेशावर ज़ल्मी ने। काफ़ी नाजुक पोजीशन थी पेशावर ज़ल्मी की इब्तिदा में, जब 3 खिलाड़ी उनके सिर्फ 2 रन्स पर आउट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 197 रन बना लिए और बिलाखिर शिकस्त दे दी किंग्स को। कराची किंग्स एक और शिकस्त के बाद अब सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक हो गई कराची किंग्स के लिए, लेकिन अभी भी मुकाबला बाकी है। 24 रन से कल का मैच पेशावर ज़ल्मी की टीम हार गई। अब आज भी मुकाबला होगा, उस पर भी हम बात करेंगे और हमारे साथ एक खुसूसी गेस्ट भी होंगे आज के प्रोग्राम में। मोहम्मद वसीम उनका नाम है, चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए और एक और कंट्री के लिए भी टेस्ट मैच नहीं, इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। तो ये डुअल नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो 2 कंट्रीज़ के लिए खेले। और मोहम्मद वसीम अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। और सूरत हाल हम आगे भी चल के इनसे डिस्कस करेंगे। काफ़ी भारी एजेंडा है आज के प्रोग्राम का। मेरे कराची में गेस्ट हैं बदियुज़्ज़मा साहब, रोज़ की तरह हंसते मुस्कुराते। बदियुज़्ज़मा साहब कैसे हैं, खैरियत? आप सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से? तबीयत को मेरी क्या होना है यार, मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल फ्रेश है ना? माशाअल्लाह। बस बिल्कुल, वसीम अल्लाह भाई आ गए तो वैसे ही आप फ्रेश हो। आपको भी फ्रेश रखे अल्लाह, और सबको फ्रेश रखे। एजाज शेख साहब एक दिन की छुट्टी के बाद लाहौर स्टूडियो में एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं। एजाज शेख साहब कैसे हैं, खैरियत से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान करम फजल। आप सुनाए, ठीक ठाक है? कैसी गुजरी है आपकी छुट्टी कल? छुट्टी वाले दिन ऑफिस से ज़्यादा घर में काम करने पड़ते हैं। एक तो इतनी लंबी सी लिस्ट होती है, फिर जब सारे काम करके घर पहुंचते कहते हैं ये चीज़ें भी रह गई, ये भी लेके आओ, अब बच्चों का ये ले आओ। वो बस इसी तरह ही गुजर जाती है, लाड़ लुड़ के सारा दिन सब्जी गोश्त लाते रहेंगे बस। और कुछ ना कुछ। और मोहम्मद वसीम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद वसीम साहब, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं और भी उनके बहुत सारे तारुफ हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आसिफ, बाकी भी जो भी पैनल है आपका जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। बदियुज़्ज़मा बैठे हैं और एजाज शेख साहब लाहौर में बैठे हैं। वसीम भाई कैसे हैं, खैरियत से? एजाज शेख साहब की बात में सुन रहा था तो मुझे ना अपनी सिलेक्शन याद आ गई कि वो कह रहे हैं सब्जी ले आए तो गोश्त रह जाता है, गोश्त ले आए तो वो चीज़ रह जाती है। तो सिलेक्शन में भी ऐसा ही होता था कि टीम बनती थी, इसमें हाँ जी ये होना चाहिए, अच्छा ये नहीं है, वो रह गया, वो क्यों रह गया। तो कुछ ना कुछ वो मुझे याद आ गया कि इस तरह के होते थे तबसरे उसके। तो इस तरह के लोगों को आप छोड़ क्यों देते थे? इस तरह के लोगों को मीडिया की भी बहुत शिकायत है कि आपकी सिलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा सवालात उठे और बहुत से लोगों को आपने छोड़ा, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हों या और दूसरे परफॉर्मर्स हों, मुख्तलिफ बहानों को सामने रखते हुए, यानी फ़िटनेस नहीं है या फॉर्म नहीं है। जैसे इमाद वसीम का कोई और मसला था, आज़म खान का फ़िटनेस का मसला था। यहीं से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आप कहिए वसीम साहब। चलो देखें, इसमें स्टार्ट अगर आप ऐसे करते हैं जी कि जो सिलेक्शन का एक आपका काम है कि आपका काम है क्या, बेसिकली वो किसके लिए और वो किस मकसद के लिए। तो दैट वाज कि आपने पाकिस्तान टीम को अच्छा करना और आपने उसके रिजल्ट अच्छे लेके आने, तो फोकस आपका कम से कम मेरा उसके ऊपर था। मीडिया में क्या चल रहा है, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, वो आपकी चीज़ें आपके मतलब वो जॉब में हायल नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली फिर बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता है। तो आई थिंक मेरा ये था कि सिंपल के मैं भी आप लोगों के साथ मीडिया में बड़ा मैंने काम किया है, 4-5 साल मीडिया में मैं रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ पे एक आपकी डिफरेंट जॉब होती है। लेकिन जब मैं आया पीसीबी के अंदर, स्पेशली सिलेक्शन के रोल के अंदर जब आया, तो ऑब्वियसली आपका वो तल्लक भी एक तरह से थोड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी जॉब ऐसी है कि आपको कुछ चीज़ें साइड पे करनी करती है। और ये मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि जो मेरे टेन्योर के अंदर है कि आप लोगों से भी इंटरेक्शन मेरी उस तरह कम हो गई थी कि के चीज़ें जब ऑफिशियल चीज़ें होती थी तभी आप लोगों से ज़्यादा बात होती थी। तो आई थिंक दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब के फिर आपको कुछ चीज़ों से डिस्टेंस करना होता है। तो उस वजह से भी कुछ मेरे भाई, शायद आप भी इस वजह से नाराज हो गए होंगे, शायद हमारा तल्लुक वैसा नहीं रहा है, लेकिन वो मजबूरी थी कि जॉब अगर आपने बिल्कुल 100% आपने उसमें देना है तो उसमें कुछ चीज़ों को आपको डिस्टेंस रखना पड़ता था। और ये नहीं कि सिर्फ मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें और भी बहुत से आपके दोस्त यार भी आ जाते हैं, फेलो क्रिकेटर्स भी आ जाते हैं कि जिनसे आप थोड़ा सा फिर स्पेशली नोइंग कि ये इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी जॉब के ऊपर। तो शायद वो शिकायत होगी कुछ लोगों को। चलें, चलते प्रोग्राम में आगे चलेंगे, हम बात भी करेंगे। एक बात जो आपने सिलेक्शन वाली बात की है ना, परफॉर्मर्स वाली, तो आसिफ मैंने जो स्टैंडर्ड सेट कर दी है ना उसके अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर्स हैं,
तो अब आगे कोई भी आएगा ना तो वो आप परफॉर्मर को बाहर नहीं कर सकेगा। वो जस्ट फॉर द सेक देखें बातें चलती रहती है कि वो फलाने ने रन किए, नहीं आपकी सिलेक्शन जो है वो इस पीएसएल में नज़र भी आ रही है। आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें, तैयब ताहिर को देख लें, ये परफॉर्म कर रहे हैं दोनों यंग लड़के। और आपका मुझे याद है 2020 में इसको अब्दुल्ला शफीक को आप ही ने सेलेक्ट किया था पहले, जब इसके ऊपर बहुत बात हुई थी कि ये फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है शायद T20 फॉर्मेट का, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली। देखिए अब्दुल्ला का ये था कि ऑब्वियसली वो जब पहले सिलेक्ट हुआ था तो वो T20 के लिए सिलेक्ट हुआ था, और उस टाइम में चीफ सिलेक्टर तो नहीं था, मैं पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी था। और नॉट ओनली मी, हमारे कुछ और जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कोचेस थे जो दूसरे भी, उनकी भी ये राय थी कि शायद ये T20 फॉर्मेट के लिए भी सूटेबल नहीं है। तो ये राय थी, बट ऑब्वियसली मतलब हर बंदे की एक अपनी राय थी। फाइनल डिसीजन जो वो चीफ सिलेक्टर मिसबा थे उस टाइम वहाँ उस तरफ से आया था। टैलेंट के ऊपर कभी भी इस पे शक नहीं था हमें अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। ऑब्वियसली उस पर यह क्रिटिसिज्म आया था जी कि वो मैच अभी खेला नहीं है इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन उस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्लास में हमें उसका कोई परफॉर्मर भी नजर नहीं आ रहा था। तो मैं शॉर्ट ट्रैक किया, उसका टैलेंट और उसका जो पोटेंशियल था उसको मैंने आइडेंटिफाई किया था। हाँ, मैंने आके ये किया था कि मैंने उसको वाइट बॉल से हटा दिया था, आके T20 से हटा के, और उसका जो सूटेबल फॉर्मेट था कि रेड बॉल के अंदर की उसकी टेक्निक, उसकी बाकी चीज़ें बैक करती हैं, तो वो रेड बॉल खेले वहाँ पे इस्टेब्लिश हो, तो फिर वो जब वाइट बॉल में भी आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस आप डिफरेंस बिल्कुल देखेंगे। और वो अलग करना ऐसा ही हुआ है कि अच्छा, आप देखेंगे वो टेस्ट क्रिकेट में उसने अपना लोहा मनवाया और अब आप अच्छा वसीम भाई, बदियुज़्ज़मा बात करूं आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बातें होती रही हैं। असल में आप पे एक इल्ज़ाम लगता रहा कि यार चीफ सेलेक्टर जो है वसीम भाई, वो जो है वो लैपटॉप पे सिलेक्शन करते हैं। हालांकि और ख़ास तौर पर ये भी कहा कि इफ्तिखार को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, आसिफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ज़्यादातर नॉर्दर्न के जो लड़के थे उनको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो परफॉर्मर हैं जैसे इमाद वसीम हो गया, बहुत सारे वो लड़के उनको बाहर। तो हमने तो देखा है कि जिन लड़कों को आपने सेलेक्ट किया उसने परफॉर्म किया। फिर ये इल्ज़ाम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पे क्यों लगते हैं इस तरह कि आप वहाँ रहे हैं इतना अरसा और काफ़ी हमसे भी दूर रहे इस वजह से कि आप एक टीम का हिस्सा हैं? देखिए हमारा थोड़ा सा जो अगर हम देखते हैं कि जो थोड़ा सा कल्चर बन चुका है, स्पेशली मीडिया के अंदर मैं बात करता हूँ कि उसमें कोई भी बैठा जब होगा, चाहे वो आपके हमारे फेलो क्रिकेटर्स हैं या कोई भी एनालिस्ट और हैं, तो वो थोड़ा सा जो रुझान ज्यादा है वो हमारा क्रिटिसिज्म की तरफ होता है। मे बी ये स्क्रीन की डिमांड है या इसके ऊपर ज्यादा वो आपको मिलती है चीजें, अटेंशन मिलती है या हेडलाइंस लगती हैं, तो वो मुझे लगता है कि शायद ये रिक्वायरमेंट है कि हमारा कल्चरली एक चीज ऐसी डेवलप हो चुकी है कि उसको देखते हुए। हालांकि अगर आप टू बी ऑनेस्ट मेरे से पूछें तो ऑब्वियसली मैं भी टीवी पे बहुत बैठा हूँ, मैंने भी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया हुआ है, लेकिन अब कुछ सर पाँव चीज़ का होता है ना, तो मैं हमेशा वो कहता हूँ कि आप रूम छोड़ के आपके जहाँ से आपका वापसी का एक रास्ता आपके पास हो, कोई प्लेयर आया है नया जो उसकी 2 इनिंग्सें खराब गई हैं, तो आप उसको ये ना कह रहे हैं कि वो ये कहाँ से आ गया, ये तो सिफारशी है, ये तो बिल्कुल फारग प्लेयर है, 2 मैचों बाद वो रन कर देता है, फिर आपको उसकी तारीफ करनी पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा जो एक्सट्रीम पे हम चले जाते हैं ना, उसकी वजह से हमें थोड़े से ये मसाइल आते हैं। तो बाकी देखिए परफॉर्मेंस पे कोई लड़का आपके लिए कि ये लड़के बड़ा परफॉर्म किया, इसको चांस नहीं मिला है, तो जहाँ पे जगह थी परफॉर्मर्स को ही मैंने प्रमोट किया। और मेरा एक सिंपल एक थ्योरी थी जब मैं सिलेक्टर बना था कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसको फोकियत देनी है, इसको वेटेज देनी है, और वो हमने दी, उसके में रिजल्ट्स भी मिले। और आई थिंक अब वो आप एक बार ऐसी सेट हो गई है कि अब आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट मुझे इस चीज़ की खुशी है कि यार अब आगे जो भी आएगा, मेरा नहीं ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म जो लड़का डोमेस्टिक के अंदर कर रहा होगा उसको वो इग्नोर कर पाएगा ज़्यादा अर्से तक, क्योंकि फिर मीडिया पे आप लोग भी बैठे हुए हैं। ठीक है, एजाज शेख साहब हाईलाइट होंगी। हाँ ठीक है, एजाज शेख साहब लाहौर के रिपोर्टर हैं हमारे, ये अब आपसे गुफ्तगू, अब आप एजाज शेख की आवाज़ सुनेंगे। वसीम भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का शेख साहब, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीम भाई ये बताइएगा कि आम राय है, लोग भी समझते हैं कि हर अदारे की एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, सिर्फ एक मखसूस लफ्ज़ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि कोई भी अदारा ना, PCB हो, भले हॉकी फेडरेशन हो, कोई भी अदारा है उसकी एक इस्टेब्लिशमेंट होती है। क्या आपको मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया था, अपनी मर्जी करते थे कि कुछ चेयरमैन की भी आपको कुछ रोक थी कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जिस तरह रमीज़ आजा साहब के दौर में आपने जिस तरह काम किया, या नजम सेठी साहब अब आए हैं, क्या आप समझते हैं कि ऐसा भी होता है? कोई ऐसे फैसले भी थे जो देखने में थे कि ये हो सकते थे, लेकिन आपने लैपटॉप का सहारा लेके ऐसे पतली गली से निकल गए जब सवालात होते थे उधर? एजाज शेख साहब बड़ा भी सुनता था ना, तो
हाँ, तो मैं ऐसे ही मुझे हंसी आती थी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप ऑन जॉब होते हैं तो बहुत सी चीजें आपको पता है कि यार ये चीजें ये बात सही नहीं है जो चल रही है, लेकिन आप उस पोजीशन में होते हैं कि और मेरी ये आदत भी नहीं है कि मैं रोज मीडिया में बैठ के अपनी वो जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन देनी शुरू करने, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसको मैं सिंपली ऐसा कहूंगा कि देखें, जब जॉब मैंने ली थी तो ऑब्वियसली रमीज राजा उस टाइम नहीं थे, एहसान मानी थे उस टाइम चेयरमैन जब मैं आया था चीफ सेलेक्टर। तो उनसे भी मेरी एक ही सिंपल डिमांड थी जी कि मुझे आप स्पेस दें, टाइम दें और रिजल्ट देखें, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आप करें। तो कभी भी इंटरफेयर उन्होंने भी नहीं किया। रमीज राजा आए, एक परसेप्शन सी बनी हुई थी कि रमीज राजा ने आके ना हर चीज के अंदर उन्होंने मुदाखलत करनी है, लेकिन उनका भी जो स्टाइल था चेयरमैनी का, कम अज कम जो क्रिकेट की साइड की अगर मैं देखता हूँ तो उसके अंदर उन्होंने भी स्पेस दी, कभी इंटरफेरेंस उसने नहीं की, लेकिन एज अ क्रिकेटर उनसे बात जरूर होती थी। लेकिन इसका मैं अगर आपको सिंपल जवाब दूं कि जी क्या मेरे पास अथॉरिटी थी या मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, आई थिंक आप रमीज राजा से पूछें, आप एहसान मानी से पूछें, आप बाबर से पूछ सकते हैं, आप सकलैन से पूछें, आप मिसबा से पूछें कि फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती थी और कौन फाइनल टीम मतलब आप ये कह रहे हैं, आई थिंक मैं जितना आप ये कह रहे हैं कि यू वर नॉट अ पावरलेस चीफ सेलेक्टर, आप ये कह रहे हैं, मतलब आपके पास सुप्रीम बिल्कुल पावर ऐसा ही है। और हाँ, अब ये पता है बात निकलती कहाँ से है कि ऑब्वियसली हमारे माशरे के अंदर थोड़ा सा ऐसा वो बना हुआ जी कि शायद जो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला होगा या बहुत ज्यादा जिसका नाम होगा वो उतना अच्छा या पावरफुल चीफ सेलेक्टर होगा। और ऑब्वियसली जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं ना तो आप काफी चीजें आप डिस्कवर भी करते हैं। तो ऑब्वियसली अब मैं नाम नहीं लूंगा या मैं उस तरह की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि कितने बड़े बड़े चीफ सेलेक्टर आए और वो किस तरीके से वो टीम बनाते थे और कैसे वो टीम सामने रख के कहते थे सर ये 10 लड़के हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, 5 लड़के आप जो है ना बाकी आप अपनी मर्जी से डाल दें। तो ये तो आपके बड़े बड़े प्लेयर्स का ये हाल था जिनके बारे में कहा जाता जी कि उनके पास बड़ी पावर थी या वो बड़े पावरफुल चीफ सेलेक्टर थे। तो अच्छा, फिर वसीम भाई मेरी बात तो फिर दुरुस्त साबित हुई ना। अच्छा वसीम भाई, ये कि जैसे नहीं दुरुस्त कोई भी कहाँ से टीम, हुई शेख साहब, एक मैं कह सेकंड रहा हूँ कि आप उनकी, चेयरमैनों से पूछ लें, किसी से कैप्टन से पूछ लें कि फाइनल टीम कौन बनाता था और वो जॉब की वो करता था। चेयरमैन साहब कभी ये मानेंगे कि हम मुदाखलत करते थे? मुदाखलत करने वाला बंदा मानता है कि मैं मुदाखलत करता था, मेरी मर्जी चलती थी? वो वैसे कहेगा नहीं, हाँ अभी मैं आपके ये पावरफुल हूँ। देख लेना, करंटली बहुत सी चीजें आपके सामने आई हैं, कुछ चीजें अनाउंस हुई हैं, चीफ सेलेक्टर को पता नहीं है, कैप्टन को पता नहीं है, तो ये चीजें छुप नहीं सकती हैं आपके सामने। तो बहरहाल मुझे इस तरह का प्रॉब्लम कभी नहीं आया। सिंपल हमारा एक प्रोसीजर, ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, थोड़ा सा आया भाई होगा। पीएसएल। ज्यादा नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं। अच्छा, आप कहेंगे कि मान जाऊं तो आपकी एक वसीम भाई छोटा सा सवाल कि जब टीम मुंतखब जी आप जी करते थे किसी सीरीज के लिए या वर्ल्ड कप के लिए भी आपने टीम बनाई थी, तो क्या इसमें कप्तान की डिमांड होती थी या हेड कोच की डिमांड होती थी कि हमें ये वाला प्लेयर चाहिए, ऐसे कोई डिमांड होती थी? देखिए, इट्स नॉट डिमांड की, अब ये नहीं कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये रखना ही रखना, इस तरह नहीं। ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता था जी कि आपकी कैप्टन से मीटिंग, कोच भी बैठते थे, हेड कोच भी उसमें, और समटाइम हम वाइस कैप्टन को भी बिठाते थे उसके अंदर, और डिस्कशन होती थी कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है। तो ऑब्वियसली तो जो बेस्ट ऑप्शन है, ऑब्वियसली हमारे जो कोचेज, कैप्टन ये खेल रहे होते थे, अवे होते थे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, मतलब इनकी इतनी ज्यादा वो फोकस तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन नजर नहीं होती थी क्योंकि ज्यादा ये टूर के ऊपर होते थे। तो फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी का, चीफ सेलेक्टर का काम है जी कि हाँ जी ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो इस तरीके से मिल बैठ के हमारा काम होता था, लेकिन ये नहीं कि ये इसकी मर्जी का लड़का चलें ठीक है, ठीक है। वसीम मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ सेलेक्टर साबिक। हम मजीद बात करेंगे वसीम से और पीएसएल के जो मुकाबले उन पर भी हम अभी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पीएसएल का सीज़न 8 भी चल रहा है। ज़ल्मी और कराची किंग्स का कल मुकाबला हुआ, आज भी एक मुकाबला आप देखेंगे। ज़ल्मी की परफॉर्मेंस से थोड़ा सी हम बात कर लेते हैं। वसीम, आपने कल ज़ल्मी की परफॉर्मेंस देखी, उनकी विकेटें गिर गई थी 3, उसके बाद दे केम बैक 197 स्कोर किए और मैच ले गए। कहाँ आपके ख्याल में कराची किंग्स से गलती हुई है कल? आई थिंक कराची अगर कल आप देखते हैं तो टेक्निकली काफी मिस्टेक्स नजर आई हैं। वो टॉस से चीज शुरू होती है, उसके बाद ऑन फील्ड भी, क्योंकि देखिए अगर 3 विकेटें गिरी भी हैं आपकी शुरू में और 2-3 आपके रन हैं, तो वो ऐसा मौका होता है कि आप फिर टीम दूसरी को उठने नहीं देते हैं। ठीक है, क्रेडिट जाता है आपके ज़ालमी के बैट्समैनों को भी कि उन्होंने जबरदस्त कम बैक किया वहां से और बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट उन्होंने खेली, लेकिन वहां पे शायद कराची को किल के लिए जाना चाहिए था। मे भी आमिर का एक और ओवर आप करवा देते कि यार 1 विकेट और हमें यहाँ पे लेके देता है तो फिर हम इनको 80-100 पे या 120 पे हम ऑल आउट कर सकते हैं। तो वो जो ब्रीदिंग स्पेस दिया था वहां पे फायदा पूरा उठाया।
क्रेडिट जाता है जिस तरीके से हसीबुल्लाह ने डेब्यू किया था, हाँ। कि जिस तरीके से उसने क्रिकेट खेली है, वो बिल्कुल एक मतलब नेक्स्ट लेवल आपको वो प्लेयर नजर आए हैं। और आके उन्होंने काउंटर अटैक किया। नॉर्मली आप देखते हैं ना, कोई नया प्लेयर आता है, खड़े भी हो रहा है, यंगस्टर है अभी, तो वो आके जरा सहमा सहमा खेलेगा, और स्पेशली प्रेशर सिचुएशन जब आएगी, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये तो अब मेरा ख्याल है 20-25 बॉलें खेलेगा, अगर ये आउट ना हो तो 20-25 बॉलें खेलेगा, रन बॉल पे जाएगा, थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से उसने 10 बॉलें उसने ली सेटल होने के लिए, उसके बाद जो उसने काउंटर अटैक किया, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये देखिए उसने पावर प्ले बहुत बुरा जा रहा था इनका तीसरे चौथे ओवर तक, ही मेड श्योर कि पावर प्ले में कैच करना ही करना है, बेशक विकेटें गिरी हुई हैं, और वही पावर प्ले उसको अच्छा बना दिया उसने, कि जो उसने हिटिंग वहां पे स्टार्ट की, और आई थिंक उसके बाद उन्होंने वापस देखा ही नहीं है। तो आई थिंक बैटिंग के अंदर जबरदस्त उन्होंने कम बैक किया है, लेकिन बॉलिंग भी कुछ नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आमिर का बॉल हमने शुरू में देखा कि हुआ, लेकिन उसके बाद एरियाज के अंदर बॉल, जोन के अंदर बॉलिंग हुई है, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पेशावर जालमी के बैट्समैन। लेकिन पेशावर की बैटिंग तो तगड़ी है ही है, उनके लिए भी बड़ी होगी थोड़ी सी उनकी बॉलिंग है, लेकिन कल उनकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप मुझे नजर आई है। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? बाबर को मुश्किल होती है इस तरह की बॉल में, लेफ्ट आर्मर शाहीन शाह ने भी उन्हें आउट किया, आमिर ने भी आउट किया, तो बाबर इज अ सूटेबल ओपनर फॉर द शॉर्टर फॉर्मेट, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट? देखिए, दुनिया का कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जो अंदर आती हुई बॉल पे लेफ्ट आर्मर के जिसको प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप विराट कोहली को ले लें, चाहे आप स्टीव स्मिथ को भी ले लें, जितने भी बैट्समैन बड़े आप टॉप के लेते हैं, अर्ली ऑन वो स्ट्रगल लाजमी करते हैं अंदर आते हुए बॉल के ऊपर। तो एक दो डिसमिसल्स के ऊपर जजमेंट दे देना जी कि शायद ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा आपको नजर आती है। तो आई थिंक वो एडजस्टमेंट थोड़ी सी बाबर को भी करनी होगी, कि इसमें भी थोड़ा सा स्टांस में खुल जाते हैं, थोड़ा सर वो सीधा रखे, तो आई थिंक वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन एकदम से वो कर देना जी कि सूटेबल नहीं है, तो आई थिंक ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। और आई थिंक ये पिछले जब से यहाँ पे मैचेस पंजाब के अंदर आए हैं, तो एक चीज नोटिसेबल जो नजर आ रही है कि पहला ओवर डेफिनेटली बॉल स्विंग हो रहा है। तो होता है कि मेंटली आप थोड़ा सा, कराची मुल्तान में जैसे मैचेस है वहाँ पे टक टक आ रही थी बैट के ऊपर बॉल, तो आप थोड़ा सा डिफरेंट प्लान लेके ओपनर आएंगे आई थिंक सारी टीमें, क्योंकि एक अदर हमने निकालना है। देखिए आसिफ भाई, यहाँ पर अगर आप बात करें तो कराची किंग ने जो टॉस जीतने के बाद फील्डिंग की थी, 4 ओवर में 14 रन उन्होंने 3 आउट कर लिए थे। तो यहाँ से कप्तानी, जैसे वसीम भाई ने कहा कि वहाँ अगर आप एक ओवर आमिर को और दे देते तो हो सकता है असीब या कैडमोर दोनों में से कोई आउट हो जाता, तो फिर आपको और आसानी हो जाती। लेकिन 4 ओवर में 14 रन बनते हैं, और अगले जो 16 ओवर है उसमें 184 रन बन जाते हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में इमाद से कैप्टनसी भी बहुत बुरी हुई, और जिस तरीके से असीब ने बैटिंग की, अब से कुछ थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे सुन रहा था, वो बात कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं सिंपल ही गया, मुझे नहीं पता था कि 3 आउट हुए नहीं आउट हुए, मैंने ये सोच के रखा था मैंने कोई प्रेशर नहीं लेना और मैंने अपनी इनिंग्स खेलनी है। और जो 7 बैट्समैन था उसने कहा कि एक आधा ओवर तुम सीधा खेलो, और उसके बाद जो है तुम बॉल सही, विकेट सही है बैटिंग के लिए, और वही किया मैंने। उसके बाद मैंने अपनी जो एजाज शेख साहब, कल पिंडी में पिच के हवाले से आपकी राय में क्या है? कुछ मैच को अगर आप सम अप कर सकें, फिर हम आगे कुछ और मौजूद पे बात करेंगे। देखिए, कराची की बॉलिंग को क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो स्टार्ट पे जितनी बॉलिंग की और अर्ली 3 विकेटें ली, बाबर को भी 0 पे पवेलियन पहुंचा दिया, उसके बाद हारिस भी कुछ नहीं कर सके, साइम अयूब भी कुछ ना कर सके। तो कराची की बॉलिंग ज़्यादा बेहतर ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो पेशावर के अजमतुल्लाह और आमल जमाल ने जिस तरह बॉलिंग की, उनको पता था कि हालांकि मैथ्यू वीड में ये सारे थे बैंड कटिंग, तो इसके बावजूद जो बॉलिंग की अजमतुल्लाह और अहमद जमाल ने काफ़ी बेहतर थी, जिसकी वजह से ये इन्होंने मुकम्मल तौर पर कम बैक किया और कराची को शिकस्त से दोचार किया। अब कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको ये मैच लाजमी जीतना चाहिए था। ना तो इनकी बॉलिंग ने शुरू में जो कराची ने अच्छा पार्ट प्ले किया, देखिए हमने शुएब मलिक ने क्या किया, अगर इमाद वसीम खेलते हैं तो शुएब कुछ नहीं खेलते, जो शुएब खेलता तो इमाद वसीम कुछ नहीं खेलता। तो जब तक ये लगातार 3-4 जगहों पे लंबा स्टार्ट नहीं देंगे, इनिंग्स पे स्टे नहीं करेंगे, क्रीज पे रुकेंगे नहीं, स्कोर नहीं करेंगे, तो स्कोर अचीव नहीं कर सकेंगे। तो अब देखें 7 मैचेस टोटल अब तक कराची खेल चुका है, जिसमें 5 इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, सिर्फ 2 जीते हैं और 4 पॉइंट्स हैं। तो अब लगातार इनको फतुहात समेटनी होंगी, फिर ही कहीं ये हो सकता है कि ये पेशावर ज़ल्मी के साथ कम्पीट करे और चौथी टीम के लिए जो प्ले ऑफ मरहले में आनी है, तो वरना ये दूर निकल जाएंगे ये। ठीक है वसीम भाई, ये बताइए, एक और टीम है कोयटा ग्लैडिएटर, वो भी बॉटम ऑफ द टेबल है, आज उसने मुकाबला खेलना है। कोयटा को ये कहा जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा कॉम्बिनेशन वो क्या बनाए। उमर अकमल को 2 मैच खिलाए, बिठा दिया, हफीज़ को पहले मैच में 7वें नंबर पे बैटिंग कराई, फिर ऊपर आ रहे हैं, सरफराज पीछे आ रहे हैं, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, मेरा ये ख्याल है।
आई थिंक कंफ्यूजन जो स्टार्ट होते हैं ना आसिफ, वो आपके जो ड्राफ्ट में जब आप स्पॉट सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे जब आप श्योर नहीं होते हैं, आपकी पिक्स जो है वो स्पॉट ऑन नहीं होती हैं, तो ऑब्वियसली आगे चल के आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन चलें, ड्राफ्ट में तो जो होता है हो गया। उसके बाद आपने बेस्ट प्लेइंग 11 आपने जो वो मोस्ट टीमें जो है वो ड्राफ्ट के अंदर बना लेती हैं अपनी कि ये हमारे 11 से 12 टॉप के प्लेयर हैं, उसके बाद ये हमारे बैकअप्स होंगे। तो आई थिंक कराची और कोयटा का सिमिलर प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है कि अगर हम देखते हैं जी कि कराची की बॉलिंग देखते हैं तो जी उनके पास नए बॉल के तो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन पुराना बॉल करने वाला कोई नहीं है। डेथ बॉलिंग के उनको प्रॉब्लम्स है। इसी तरह हम कोयटा को भी देखते हैं, उनकी बॉलिंग के अंदर भी यही प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रहे हैं कि नया बॉल वो अच्छा कर भी लेते हैं तो बाद में उनको मार पड़ जाती है। तो बैटिंग का कम्बिनेशन भी उनका उस तरह बन नहीं पा रहा है कि बैटिंग ऑर्डर भी नहीं बन रहा उनसे, कि मतलब उनका बेस्ट प्लेयर अगर आप देखते हैं कि कॉर्नर्स के बाद कौन सा इफ्तिखार था, इफ्तिखार को भी शुरू में उसका यूटिलाइज नहीं किया गया। हफीज को अगर आपने पिक किया तो वो समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, बैटिंग भी 7वें 8वें पे जा रहे हैं, तो किस मकसद के लिए फिर उनको वो पिक किया गया। तो आई थिंक यूटिलाइजेशन में भी थोड़े से प्रॉब्लम नजर आए हैं और थोड़ा सा जल्दी उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया कि कराची ने भी देखते हैं हर मैच में आपको 2-2 3-3 4-4 चेंजेस नजर आ रही थी, तो फिर ऐसे टीम मुश्किल हो जाता है काम। और अगर आप बात करें बाकी टीम्स की, जो 4 टीम्स ऊपर की हैं, उनमें से किस टीम का कॉम्बिनेशन आपको इस हवाले से बेहतर लगता है कि उन्होंने पिक्स भी अच्छी की हैं और फिर 11 भी अच्छी बना रहे हैं? हाँ, लेकिन सबसे तो ऊपर तो आपको ओबीसी में मुल्तान सुल्तान नजर आती है कि उन्होंने अपने सारी बेसिस कवर करने की कोशिश की हुई है और उनकी जो बैकअप्स है वो भी बुरे नहीं। कि देखें, अगर आप शाहनवाज दुहानी उनके मेन एक स्ट्राइक बॉलर हैं, परफॉर्मर हैं, वो अगर वो गए हैं तो उनकी बॉलिंग से फर्क तो पड़ा है उनके ना होने से, लेकिन उतना जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ा है कि बाकी बॉलर्स भी उनके, चाहे वो अब्बास आफरीदी अगर आप देखते हैं उसमें भी एक मैच एहसान उल्लाह है, मतलब वो तो एक मतलब एक्सेप्शनल सबसे अच्छी उनकी पिक थी क्योंकि वो डोमेस्टिक में जिस तरह वो बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो वो उसका तो आई एम श्योर कि मुझे सब टीमों को पता था कि ये सबसे तगड़ा फास्ट बॉलर इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में यही है और वो उसमें परफॉर्म भी कर रहा है। बैटिंग में भी हम देखते हैं तो उनके पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि उनके पास स्टडी प्लेयर्स भी हैं, अगर जरूरत पड़ती है एंकर भी कर सकते हैं, रिजवान है चाहे वो शान, और उसके बाद पावर रेटिंग में देखते हैं तो उनके पास 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड रिनोन है। तो एक वो कंप्लीट आपको टीम नजर आती है। लेकिन अब आगे चल के देखते हैं कि बाकी टीमें जो है इस्लामाबाद है जैसे, ओबीसी उनकी भी बॉलिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। बैटिंग को वसीम भाई एक आप देखेंगे जैसे आपने चेंजिंग की बात की कि कोयटा चेंजिंग कर रहा है, बार बार परफॉर्म नहीं कर रहे। कल अगर आप मैच में देखें तो पेशावर ज़ल्मी ने 4 चेंजिंग की हैं और 4 की 4 वही लड़के थे जिन्होंने परफॉर्म किया और पेशावर को जिताया। आप हसीबुल्लाह की मिसाल ले लें, मुजीबुर रहमान की मिसाल ले लें, फिर आप आमिर जमाल की मिसाल ले लें, तो इन सारे चारों लड़कों ने आकर परफॉर्म किया और टीम जीती है। तो इसका मतलब है कि उनको अपनी जो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर हैं उन पर भी इतना एतमाद है, तभी उन्होंने एकदम 4 चेंजिंग की और एक अच्छा मैच जीते। हाँ, देखें इसमें जो आपके आप पिक करते हैं प्लेयर्स, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी करंट फॉर्म होती है। हसीबुल्लाह की करंट फॉर्म वाज वेरी गुड, वो डोमेस्टिक में रन करता हुआ आ रहा है। एहसानुल्लाह डोमेस्टिक में आउट करता हुआ आ रहा है। वो जो कॉलम कुछ टीमें मिस कर देती है ना, तो वहां पे फिर आपका डिफरेंस आ जाता है कि ठीक है आपने लड़का पोटेंशियल पे उठा लिया, ठीक है इमर्जिंग की आप डिफरेंस कह सकते हैं, उसमें भी प्योरिटी यही होती है कि जो लड़का परफॉर्म करता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक, क्योंकि आपकी अभी खत्म हुई है तो उसमें जो करंट फॉर्म चल रही है वो बहुत ज्यादा काउंट करती है। तो आई थिंक इसमें अगर हम देखते हैं पेशावर ने जो लड़के लिए हैं वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो आमिर जमाल आपका, चाहे वो नसीब की आप बात करते हैं, साइम की बात करते हैं, तो वो उसी निक में आपको नजर आ रहे हैं, इसी फ्लो में नजर आ रहे हैं। तो उनको इस चीज का एडवांटेज है। कल जो चेंजेस थी ऑब्वियसली अपनी बॉलिंग लाइनअप को थोड़ा और बेहतर करना चाह रहे थे और आई थिंक उनको राइट कॉम्बिनेशन पेशावर ज़ालमी को वो मिल गया है कल बॉलिंग का कि उनके पास ऑप्शंस इसके अंदर सारे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो डेफिनेटली उनकी बैटिंग ही रहेगी। अच्छा, कल के मैच में आप ये समझते हैं कि कल के मैच में पिछले मैच में शुएब ने 3 आउट किए और कल के मैच में इमाद ने उनको कोई ओवर नहीं दिया, हालांकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन असीब खेल रहा था, तो ये भी एक मिस्टेक हुई है इमाद वसीम से? देखिए टेक्निकली जब मैंने बात की ना कि काफी में वीकनेसेस नजर आई कराची की टीम में, और कल ठीक है वो आप देख रहे हैं वो, या मैं भी अगर देख रहा हूँ, मैं हसीबुल्लाह को देख रहा हूँ जी कि वहाँ पे अगर मालिक बॉल करते, लेकिन शायद इमाद देख रहे थे दूसरे एंड पे कि एडमोर बैटिंग कर रहे हैं, वो राइट हैंडर है, वो उसको 2-3 छक्के लगा देंगे। शायद मुझे कल में ये भी लगा कि शायद इमाद अपने ओवर जरा अपनी पिछली परफॉर्मेंस थोड़ी कवर करने के चक्कर में जरा वो अपनी बॉलिंग वो कर रहा था, लेकिन वो वीकनेस हमें फिर वो नजर आई है इमाद की भी कि वो ये कैन नॉट बोल। चले एजाज शेख साहब के पास सवाल है। एजाज शेख साहब, मैं जरा इस परफॉर्मेंस से हट के सवाल करना चाहता हूँ अगर इजाजत हो तो। नहीं, इजाजत नहीं है। अच्छा फिर मैं चुप कर जाता हूँ। बगैर इजाजत के कर ले इजाजत। अच्छा
मैं ये पूछना चाहता हूँ वसीम भाई, अब तो आप सिलेक्टर नहीं हो, चीफ सिलेक्टर नहीं हो, तो क्या आप समझते हो कि तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान ही बाबर आजम ही ठीक है, या फिर T20 या वनडे का अलहदा कैप्टन होना चाहिए? और अगर आप क्या तजवीज़ देंगे, आपका क्या मशवरा आएगा? क्या हारिस रऊफ या शहनशाह अफरीदी या मोहम्मद रिजवान, इन तीनों में से अगर T20 का कप्तान या वनडे का कप्तान अलहदा करना हो तो कौन सा आप नाम देंगे? तो देखिए, नाम तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये जो आपने टॉपिक जो बात की है, ऑब्वियसली इसके लिए आपको चीजें असेस करनी होती हैं। एक तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उससे प्लेयर की, उसके बाद टीम की जो परफॉर्मेंस है, तो एक एक दो सीरीज की परफॉर्मेंस के ऊपर शायद जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज है, आई थिंक, कम्युनिकेशन विद बाबर, कि वो कैसा फील कर रहा है, कि उसके ऊपर अगर बर्डन इस चीज का वो पड़ रहा है और उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो रही है, तो आई थिंक उससे पहले बात की जाए। अगर ही इज कंफर्टेबल, फिर आप चीजों को दूसरी तरफ से देखते हैं कि भाई रिजल्ट्स आप देखते हैं, पर्सनल आप परफॉर्मेंस देखते हैं, तो ये एक प्रोसेस है। ये नहीं कि एक आध परफॉर्मेंस के ऊपर आप एकदम से किसी और को ले आए, एकदम से चेंज कर दें कि उसका इम्पैक्ट पूरी टीम के ऊपर फिर पड़ता है। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक वर्किंग होनी चाहिए। बाकी देखिए, दूसरा ऑप्शन उसमें, दूसरा ऑप्शन तो नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपके पास और ऑप्शंस कौन से हैं, रेडीमेड आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। ये नहीं कि आपने ठक करके रात को फोन करके किसी को बना दिया भाई, तो पहले ऐसे ऐसी नहीं चीजें चलती हैं। आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी होती है कि ठीक है, अगर आप समझते हैं जी कि बाबर एट द मोमेंट स्ट्रगल कर रहा है, तो साथ में जो उसका बैकअप है, जो उसका डिप्टी है, आप उसको भी सेस करते हैं कि यार अगर हम इनको स्वॉप करते हैं या इसको हम चेंज करते हैं तो वो कितना एक रेडी है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, चीजों में ओवरनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है लेकिन ठीक है वसीम भाई, रिजवान में क्वालिटी में नजर आई है। शादाब वाइट बॉल में अगर हम देखते हैं टेक्निकली वो आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता है। और शाहीन अफरीदी, आई थिंक जिस तरीके से वो इमर्ज हुआ है कि एक बंदे के आने से लाहौर कलंदर में जितनी भी आपको चेंज नजर आ रही है लास्ट ईयर से लेके अब तक, वो सिर्फ एक बंदे ने किया, वो शाहीन अफरीदी। पहले जितने भी बंदे ने ट्राई किए हैं वो सारे पीछे हो गए हैं, वो सिर्फ बातें करने के लिए रह गए हैं। तो शाहीन आगे हुआ तो देखिए आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है वसीम भाई, अभी एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर दिस PSL सीजन 8। मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं, एजाज शेख साथ हैं, और उसके अलावा बदीउर जमा भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद वसीम साहब, अब आता हूँ दूसरे सवाल की तरफ मैं आता हूँ। अब PCB में आपने काम किया, आप बड़े भरपूर आप सिलेक्टर थे, आपने अभी इस बात का खुलासा किया। अब अगर ये जो नए चीफ सिलेक्टर अब आए हैं हारून रशीद साहब, ये ज़रा खामोश हैं, ये भी हमसे दूर हैं, तो इनका कैसा देखते हैं? हालांकि आपके कोच भी ये रह चुके हैं, अंडर 19 जो दौरा था वेस्ट इंडीज़ का जहाँ से शाहिद अफरीदी गए थे, वो किस्सा आपको याद होगा। खैर उसको छोड़िए, ये चीफ सिलेक्टर, बतौर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, अब मैं, अरुण भाई हमारे सीनियर है, बड़ा उनके साथ हमारा रिश्ता रहा है। 28 साल पहले उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, मुझे, शाहिद को, रजाक को, 27-28 जो भी 95 की, और हमें रिटायर हुए भी अब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए हैं, चाहे वो अफरीदी है, चाहे मैं हूँ, चाहे रजाक है। तो एक तो दैट वाज द माइंडसेट। और जो पहले आपने जितने में इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर वो जितने भी शेख साहब और बदी ने सवाल किए हैं ना कि वो पावर कितनी है, कैसा है, वो आपका जो चीफ सिलेक्टर होता है ना, वो उसकी अपॉइंटमेंट से आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाता है कि कौन से काम के लिए किस बंदे को रखा जाता है। तो क्या आई थिंक आपको समझ होगी। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। एजाज शेख को समझ आ गई हो तो बता दें। बिल्कुल एजाज शेख को समझ आ गई होगी। एजाज साहब आपको भी समझ आई है, आप बोल नहीं रहे, मुझे भी समझ आई है, एजाज भाई को समझ आई है। एजाज भाई को समझ आ गई तो एजाज भाई आप बता दें, आप सवाल को थोड़ा दूसरे अंदाज में कर लें। एजाज शेख साहब जी, ये क्या कहा है इन्होंने कहा है कि सिलेक्टर्स जो होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो आपका सवाल था तो इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनका ये इशारा है कि अब जो सिलेक्टर हैं वो शायद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, एग्री कर रहा हूं मैं इनसे। लीजिए जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आपके चेहरे से, आपके उठने बैठने से, आपके साथ आने जाने से पता चल जाता है कि कौन क्या है। एक चीफ सिलेक्टर अगर चेयरमैन के साथ साथ ही हो रहा होता है तो उसका मतलब ये है कि चेयरमैन ने कह दिया ये करो तो वो होगा, वो ये नहीं करो तो ये नहीं होगा, ये तो होता है। लेकिन वो पावरफुल चीफ सिलेक्टर होता है कि जो अपने फैसले खुद करे। जैसे वसीम भाई ने खुद कहा कि भाई मैं किसी को इंटरफेयर नहीं मानता था, सब कुछ करता था, तो ऐसा चीफ सिलेक्टर होगा तो आपकी टीम भी जो है वो सही इंतखाब होगी।
दूसरा, हाँ इजाज़त भाई बोलें, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ बदी भाई, असल में वसीम भाई का स्माइलिंग फेस है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे, आधे लोग तो वैसे ही सवाल भूल जाते थे इनके लैपटॉप देके, लंबी चौड़ी तकरीर देके। और सेकेंडली ये जो हारून भाई ने लंबी इनिंग्स खेल चुके हैं, अब उनको ये सरोकार नहीं कि मेरे बारे लोग सोचते क्या हैं, मेरे फैसलों के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो एक गाइडलाइन लेके चलेंगे, वो उस गाइडलाइन पे अमल करेंगे। चलें ठीक है, जो उनको पीछे फीड की गई है। मैं समझ गया उनकी बात। चले उस गाइडलाइन का फायदा भी हो ना। चले ठीक है, आप ना, मैं तो सिंपल एक बात करता हूँ कि देखिए, मैंने 2 साल शायद काम किया है या थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे। आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें, टीम की प्ले डेवलपमेंट आप उठा के देख लें, इवन डोमेस्टिक के अंदर जो सिलेक्शन हुई थी वो आप उठा के देख लें, और जिसे आप रिप्लेस कर रहे हैं उनका जो लास्ट टेन्योर है उसमें जरा अगर आप अच्छा, आप खुद ही बता दें, आप खुद ही बता दें कि आपने जो लड़के सिलेक्ट किए, काफ़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, टेस्ट में, वनडे में और T20 में, लेकिन कुछ 5-6 लड़के जो आज भी हमें नज़र आ रहे हैं वो कौन से हैं? आमिर जमाल की इतनी ज़्यादा बात हो रही है। आमिर जमाल को आपने, मुझे याद है जब सेलेक्ट किया था तो बहुत इसके बारे में बात हुई कि ये सिर्फ इस वजह से सिलेक्ट हुआ है कि ये नॉर्दर्न से खेला, ये सिर्फ इस वजह से सिलेक्ट हुआ कि आपकी नज़रों के सामने ये रहा। हालांकि मियाँवाली से इनका ताल्लुक है, लेकिन क्रिकेट ये नॉर्दर्न के लिए खेले। मोहम्मद अली पे भी बात हुई थी, मोहम्मद अली पे बात बहुत ज़्यादा हुई थी। तो आपके जिन पे आपको फ़ख्र हो कि ये मैंने सेलेक्ट किए लड़के? आप देखिए, फखर तो ऑब्वियसली आप जिस बच्चे को भी चांस देते हैं तो आपका पूरा एक ट्रस्ट होता है, आपका एक मान होता है, आप उस पे ही उसको सिलेक्ट करते हैं और मेरिट पे ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नॉट नेसेसरली कि हर बंदा परफॉर्म करेगा, ये तो कहीं पे भी नहीं होता कि जिसको भी चांस मिलेगा वो आगे सुपरस्टार बन जाएगा आपका। अगर आप शुरू से देखते हैं तो इमरान भट्ट आपका टॉप परफॉर्मर था, 900 रन किए 900 रन किए थे उसने, 900 उसको चांस मिला, ऑब्वियसली ही कुडंट परफॉर्म अपने पोटेंशियल के मुताबिक। अब इसका ये नहीं कि उसकी सिलेक्शन गलत हो गई है, प्रोसेस ठीक था उसके आने का, वो नहीं कर सका वहां पे उसका परफॉर्म, वो एक डिफरेंट स्टोरी है आपकी। मोहम्मद अली, अब लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं कि मोहम्मद अली कहाँ से उठ के आ गया। भाई वो 2 साल से आपका टॉप का फास्ट बॉलर जा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट को, उससे ज्यादा विकेट कोई नहीं ले रहा था आपकी। तो वो आया और वो खेला, और उसको बेचारे के साथ अब मैं क्या बोलूं कि ज्यादती इस सेंस में हुई है कि देखिए, इंग्लैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा था वो तो किसी को भी नहीं देख रहे। वो जो आ रहा था उसको वो मार रहे थे। उसकी अगली सीरीज आती है आपकी, थोड़ी सी हल्की सीरीज, एक नॉर्मल खेलने वाली सीरीज आती है, उसमें मोहम्मद अली को चांस नहीं मिलता, आप उसको चेंज वहां पे कर देते हैं। तो जो फेयर चांस पॉलिसी जो हमने एक रखी हुई थी कि आपको एक 2-2 मैच वाले ना आपको नहीं नजर आएंगी चीजें, अनलेस कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपको इस तरह के नजर आए। बाकी कंसिस्टेंसी हमने रखी सिलेक्शन के अंदर भी और फेयर चांस पॉलिसी के अंदर भी। तो लड़कों के नाम ले लेके क्या क्रेडिट लेना आसिफ, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि लड़की ये ऊपर आए कैसे, ऊपर आए ऐसे कि ये आपको जो साइम है, जो आपको सऊद शकील है, अब्दुल्ला है, आमिर जमाल है, इन पे हमने नीचे काम किया था कि इनको पहली टीमों में डाला। आपको सिंध की टीम का पता ही है कि कराची के क्या मसाइल थे कि वहां पे उन्हें लड़कों को चांस नहीं देते थे, क्योंकि वही पुराने लड़के खेल रहे थे जिनका आगे कोई फ्यूचर नहीं होता था, इन लड़कों को चांस नहीं मिलते थे। तो हमारा फोकस इन चीजों के ऊपर था कि इन लड़कों को डोमेस्टिक में प्रमोट करना है। साइम पहली टीम में आया, इसी तरह साउथ आया, अगर वो पहले खेल रहा था वो 6 नंबर पे खेल रहा है, कभी 7वें पे खेल रहा है, तो उनको वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिली, वो प्रोसेस के तहत वो ऊपर आए। यानी कि वो महल्ले से किसी को उठा के ले आया या नेट्स में देखा, ये अब पुरानी चीजें हो गई हैं। अच्छा, एक आपने बड़ा सख्त किस्म का आपकी तरफ से बैरियर था फिटनेस पे, और फिटनेस की वजह से आजम खान सेलेक्ट नहीं हुए थे आपके टेन्योर में। हालांकि पहले हो गए थे जब मिसबाह कोच थे, शायद जून जुलाई में वो गए भी थे टूर पे। उसके बाद आजम पे आपने बार लगा दिया, शर्जील पर आपने बार लगा दिया, मोहम्मद आमिर तो आपसे जब भी पूछा आपने कहा रिटायर्ड है, शान मसूद का आपने कहा उसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि उसकी जगह बन सके। तो ये सब अब तो आ गए हैं कंटेंशन में। शान तो वाइस कैप्टन भी बन गया और आजम के बारे में कह रहे हैं कि अब उसको टीम में लो। देखिए, अब शान के अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली जिन बॉक्सेस की मैं बात कर रहा था जी कि मिडिल ऑर्डर में कोई एविडेंस ही नहीं है, वो एविडेंस दिए उसके बाद वो आए, तो वो उन्होंने वो खाने टिक किए हैं। देखिए, आप जो फिटनेस की, जो बार की और आप स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ चीफ सेलेक्टर का काम नहीं है जी कि मैं बैठ के बोलूँ जी कि इसकी इतनी सिलेक्शन होनी चाहिए, मतलब इतनी इसकी फिटनेस होनी चाहिए। ये बात सेट होती है आपकी टीम मैनेजमेंट के साथ बैठ के, क्योंकि लड़के खिलाने उन्होंने, कोच नहीं और कैप्टन है। अगर वो कहते हैं जी 1-2 लड़के हम ये एडजस्ट कर लेंगे, ये टीम की जरूरत है हमारी, ठीक है जी, और इसी उसके ऊपर सिलेक्शन उस दौर में हुई थी। क्योंकि अगर आप मिसबा के दौर में देखते हैं तो काफी लड़के, काफी तो नहीं कहते, 4 लड़के ऐसे थे कि जिनकी फिटनेस जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी, बट दे वर इन द टीम। तो वो आपने बैरियर वो नीचे रखा हुआ था, उसके ऊपर आजम भी आ जाता था, शोएब मकसूद उसमें आ गया था, तो ये लड़के सिलेक्ट हुए थे। लेकिन जब फिर सकलैन आया, फिर बाबर के साथ दोबारा हम बैठे, तो फिर हमने लाइन क्रॉस हमने मिलकर की कि इस
से नीचे का कोई भी फिटनेस का प्लेयर है वो ऊपर नहीं आएगा, और उसमें कुछ लड़कों ने फिर मिस आउट किया है। तो वो आपको स्टैंडर्ड एक सेट करना पड़ता है, देन यू नीड टू स्टिक विद इट। अब फिर अगर वो इस तरह की चीज है कि अगर बाबर समझता है जी वो आजम को ग्राउंड के अंदर फील्ड में कहीं एडजस्ट कर लेगा, या जिसको कहते हैं कि छुपा लेगा, या कोई और ऐसा लड़का है, तो वो में चीज हमें नजर भी आई है कि जैसे भी अब चले IPL की जो एजाज शेख साहब, ये वो आखिरी एजाज से आखिरी सवाल है आपकी तरफ से, आप कर लें, जी, फिर बदी एक जी। सवाल करेंगे जनाल वांडा। जी वसीम भाई, मेरे इस सवाल के दो जुज हैं। पहला तो ये है कि एज ए साबिक चीफ सेलेक्टर, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, आप समझते हैं कि सरफराज अहमद, उमर अकमल और आबिद अली जो दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए थे, उनका कैरियर ख़त्म हो चुका है, उनको अब कार्नर कर देना चाहिए जिस तरह अभी उनके साथ जो बिहेव हो रहा है। सेकेंडली ये बताइएगा कि एशिया का पाकिस्तान में शेड्यूल है, तो एक बार फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने रंग में भंग डाल दिया है और कह दिया कि अगर ये दुबई में होएगा तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए? ये दो जुज़ हैं क्वेश्चन के, जरा बता दीजिएगा। हाँ देखिए, आप किसी ऐसे टीवी पे बैठ के, स्टूडियो में बैठ के, आई डोंट थिंक कि हमें कमेंट देना चाहिए जिसका कैरियर खत्म हो गया है या उसका कैरियर मतलब बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस और जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो देखते हुए आपको चीज़ों को, आई स्टिल बिलीव कि रेड बॉल क्रिकेट में सरफराज को मैंने कभी भी ड्रॉप नहीं इसीलिए किया था कि वो हमारा सेकंड बेस्ट ऑप्शन है रेड बॉल का, और उसने वो प्रूव भी किया है जब वो खेला है। वैसे इस पे भी मैं क्लियर कर दूँ जी कि बहुत कुछ और बता जी कि सरफराज के साथ बड़ी ज्यादती की है जी। मैंने सरफराज को मैंने हमेशा पिक किया था टेस्ट टीम में, और कभी भी टीम से जुगाड़ नहीं हुआ था, अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली थी। वो एक लायदा चीज है, लेकिन वो कप्तान और कोच नहीं करना है। बाद में तो बड़ा लोगों ने कहा जी कि वो उसने आगे खिला दिया, उसको खिला दिया, लेकिन इंग्लैंड सीरीज की जब तीसरा मैच चल रहा था उस दौरान बाबर की सचिन की हमारी मीटिंग उस पर हो गई थी। नॉर्मली मैं इंटरफेयर नहीं करता था प्लेइंग 11 के अंदर, लेकिन दैट स्टेज मैंने इंटरफेयर किया था, और मैं उससे बैठ के दोनों एग्री हुआ था कि न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है वो सरफराज ही खेलेंगे। अच्छा, वो शाहिद अफरीदी को जाता है उसका बात वही शाहिद अफरीदी को उसका क्रेडिट जा रहा था। सवाल कंप्लीट। तो उमर अकमल और आबिद अली जाती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इससे पहले डिसाइड हो चुका था। लेकिन सरफराज अभी भी हमारी उसकी बहुत जरूरत है रेड बॉल क्रिकेट में, लेकिन व्हाइट बॉल में चले एजाज शेख का सवाल का दूसरा हिस्सा इस सवाल का एशिया कप देखिए, एक तो होता है ना कि आप मीडिया के लिए कुछ बातें कर जाते हैं जरा हेडलाइंस के लिए, वो एक डिफरेंट चीज होती है। बाकी आपको रियलिटीज भी देखनी होती है कि ठीक है जी, अगर हमने खेलेंगे तो क्या होगा, नहीं खेलेंगे तो क्या होगा। तो आई थिंक ये काफी एक डिटेल वाला सब्जेक्ट है, लेकिन आइडियली तो यही है जी कि शेड्यूल है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर की टीमें आ रही हैं, आई थिंक इंडिया को भी आना चाहिए। अब लेट्स सी कि हमारा स्टांस जो है वो सिर्फ हेडलाइंस की हद तक है या आगे चल के इस पर अमल भी होता है, क्योंकि आपको पता है ये चीजें कैसे चलती। अच्छा वसीम भाई, चीफ सिलेक्टर तो आप रह चुके हैं, अगर ये नया बोर्ड आया, नया बोर्ड आपको कहता है कि आप कोचिंग की तरफ आएँ और जो अंडर 19 की सतह कोचिंग करें या पाकिस्तान टीम की कोचिंग करें, तो क्या इसके लिए तैयार हैं कोई भी ओहदा लेने के लिए? मिकी आर्थर अब तो आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर बन के आ रहे हैं। देखिए वो भी अब लेट्स सी वो कैसे शेप अप होती हैं चीजें, ऑनलाइन कोचिंग और ये वो, मतलब आई डोंट नो ये क्यों मतलब ऐसा होने जा रहा है। लेकिन दूसरी बात अगर आप देखते हैं जी, तो बेसिकली आई वाज अ कोच, मतलब मैं कोचिंग से स्टार्ट हुआ था, और वो बस किसी एक इत्तेफाकिया तौर पे आप कह सकते हैं मैं सिलेक्शन के अंदर आ गया था। लेकिन आपकी जो पहली एक वो होती है वो ऑब्वियसली जब आप खेलने के बाद आते हैं आप ग्राउंड के अंदर के बंदे, और मैं भी ग्राउंड के अंदर का बंदा हूँ, तो आई वाज एंजॉयिंग माय कोचिंग, और उसमें भी आपको पता है जो मेरी चल रही थी चीजें वो अच्छी जा रही थी, तो मैं तो आगे कोचिंग नहीं देख रहा था। तो अभी भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली उसमें। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जी, मैं तो वैसे था मुझे कि होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कोई भी चेंज आती है तो आपको बुलाया जाता है, हाँ जी आपने ये आपकी परफॉर्मेंस रही है, क्या आप आगे का देख रहे हैं, उस चीज़ों को आप असेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे आपको पता है कि वो सिस्टम है नहीं है कि जिस तरीके से बस वो रातों रात आपको बताया जाता है कि आप नहीं है, तो फिर आपकी जेहन में चीजें वो मतलब आती है सैडली कि यार हमने तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, हमने एशिया कप का फाइनल खेला, पिछले वर्ल्ड कप का हमने सेमीफाइनल खेला, एक सीरीज हमारी इंग्लैंड के अगेंस्ट जो गई है उसके ऊपर इस तरह के डिसीजन ले लेने, तो मतलब ये है। लेकिन फिर वो बात वही है कि मैं यहाँ बैठ के वो गिनाना शुरू कर दूंगा, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने जितना काम किया है, जोर लगा के किया है, धड़ल्ले से किया है, और उसके आपको रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं, और मेरी ख्वाहिशात जो भी आगे आए चलें इस सिलसिले को जारी रखें और मेरिट के ऊपर काम करें। ठीक है, मेरिट शुड बी द पैरामाउंट एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, और क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है, और ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा होना चाहिए। वसीम ने अपना मौक़िफ़ रखा, वसीम ने अपने आप को काफ़ी कुछ किया, इन्होंने वो बताया,
और उसके अलावा जो टीम्स के हवाले से PSL की इनके ख्याल में जो टीम्स अच्छी हैं उनके बारे में इन्होंने बताया, कुछ टीम जो नीचे हैं वो क्यों नीचे हैं उसके बारे में बताया, और अपने टेन्योर का इन्होंने अहाता किया, बहुत अच्छी तरह अपना केस डिफेंड किया। बदियु जमा मेरे साथ थे, एजाज शेख साहब मेरे साथ थे, मोहम्मद वसीम साहब साथ थे, तीनों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।